दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है हमने। तो पहले देखते हैं कि हमारा टेट्रासाइक्लिन की पहली लाइन क्या है। इसमें हमने दिया हुआ है दीज आर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक हैविंग न्यूक्लियस ऑफ 4 साइक्लिक फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, 4 साइक्लिक फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, इतना आगे समझ में। देखो इसके नाम सही लग रहा है, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, साइक्लिक मतलब रिंग, साइक्लिक रिंग। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें 4 साइक्लिक फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट हो उसको टेट्रासाइक्लिन्स बोलते हैं। इसके अलावा नेप्थेसीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो जो आपका बेसिक न्यूक्लियस है नेप्थेसीन का है और चार रिंग देख रहे हैं, 1 2 3 4 4 साइक्लिक फ्यूज्ड रिंग है। और नेप्थेसीन जो आपका यहाँ पे बेसिक न्यूक्लियस है डेरिवेटिव है नेप्थेसीन के, इसलिए इनको बोला गया है टेट्रासाइक्लिन। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो सेकंड लाइन हमारे पास, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसीटीज। नेचुरल तरीके से मिलते हैं हमें, कौन सी बैक्टीरिया से मिलते हैं? सॉइल एक्टिनोमाइसीटीज से मिलते हैं हमें। अगर बात करें क्लासिफिकेशन की, जो टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन है, तो एक्चुअली टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन को, उसको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन हाफ लाइफ। ऐसी दवाइयां टेट्रासाइक्लिन में जिनका टी हाफ 6 to 9 आवर्स है, मतलब 6 से 9 घंटे। उसमें कौन सी है? टेट्रासाइक्लिक एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। क्लियर। अब जो ग्रुप सेकंड है आपका, उसमें टी हाफ जिनका 16 से मतलब 16 to 18 आवर्स है। उसमें आपका उसमें कौन सा है? डेमेज साइक्लोसाइक्लिन, इसके बाद है मेथासाइक्लिन। ठीक है, जो ग्रुप हमारा थर्ड है टेट्रासाइक्लिन का, जिसका टी हाफ 18 to 24 आवर्स, 18 से 24 घंटे ऐसी दवाओं का जिनका टी हाफ है डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। तो जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है वो चलती है आपकी डॉक्सी एंड मिनो। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है बहुत सारी बुक्स में बेस्ड ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशन दिया है और कुछ जगह पे बेस्ड ऑन हाफ लाइफ टी हाफ के उस पर डिवाइड किया गया है। एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम मतलब कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम करता है। जो टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन दिस इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट वायरस एंड फंगस। इसलिए बोला जाता है कि जो एंटीबायोटिक है वो नेवर बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ फ्लू और फंगस इन्फेक्शन। ठीक है, वायरस और फंगस के केस में हमें एंटीबायोटिक कभी नहीं देना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट वायरस एंड फंगस, किल ऑल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग एच पाइलोरी, एफ टुलरेंसिस, टुबरक्लोसिस, प्रोटियस, साल्मोनेला टाइफी एंड क्लेबिसिला। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट में हमारा टेट्रासाइक्लिन काम करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेट्रासाइक्लिन की चीज वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। टेट्रासाइक्लिन कैसे काम करती है अब थोड़ा सा समझेंगे हम। टेट्रासाइक्लिन आपकी बैक्टीरिया के सेल में जाके राइबोसोम में जाके 30S पे काम करती है। ठीक है, राइबोसोम आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो अब स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। अब ये हमने बना दिया है mRNA टेम्पलेट। ठीक है, दिस इज ए mRNA टेम्पलेट बना दिया है। उसके बाद हमारा है ये वाला 30S राइबोसोम, भाई 2 सब यूनिट है राइबोसोम के, पता होगा आपको। और दूसरा हमारा है 50S राइबोसोम। अब देखो क्या होता है, जब भी कोई हमारा अमीनो एसिड आता है तो साइट ए, जब हमारा कोई अमीनो एसिड tRNA ए पे जुड़ता है, साइट ए पे जुड़ता है, तो क्या होता है हमारे पास एक ट्रांसफरेज साइट होती है। दिस वन ट्रांसफरेज साइट क्या करती है, जो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जो हमारा पी साइट है वो अटैच हो जाता है, उस बॉन्ड से अटैच हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नया पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्मेशन होने लगता है साइट पी पर, जिससे हमारा नेसेंट मतलब न्यू पेप्टाइड बॉन्ड चेन हमारा बनता है। इससे हमारा बनता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर, क्या बनने लगता है? प्रोटीन सिंथेसिस बनने लगेगी। जब पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड चेन बनेगी, अमीनो एसिड बनेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस बनना चालू हो जाता है। ये तो बेसिक मैकेनिज्म है भाई। अमीनो एसिड tRNA आ गया हमारा राइबोसोम के जो 30S है वहां पे ए पे जुड़ गया, जुड़ने के बाद ट्रांसफरेज साइट है वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और पी अटैच हो गया उससे पी साइट पे। उसके बाद क्या हुआ, पी साइट पे हमारा एक नया पेप्टाइड बॉन्ड चेन का फॉर्मेशन हो गया जिससे अमीनो एसिड और प्रोटीन बनने लगी। ये तो बेसिक मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के अंदर। अब देखो जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, दिस वन मतलब 30S राइबोसोम पे जो हमारा ए साइट है, मतलब एक्सेप्टर साइट है और ये हमारी पेप्टाइड साइट है। क्लियर, तो जो हमारी एक्सेप्टर साइट है वहां पे टेट्रासाइक्लिन बाइंड हो जाता है।
जब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन बाइंड हो जाएगा तो जो पी साइट है और जो ट्रांसफरेंस साइट है यहाँ पे आ नहीं पाएगा। जब पी साइट ज्वाइंट नहीं होगा यहाँ पे तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइन होना था यहाँ पे अमीनो एसाइल को, लेकिन अमीनो एसिड्स को, लेकिन यहाँ पे कौन बाइंड हो गया, यहाँ पे हो गया टेट्रासाइक्लिन। तो इसकी वजह से प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी बैक्टीरिया के अंदर, और वही अल्टीमेटली हमें चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे हम ब्लॉक कर देंगे भाई। ए साइड ब्लॉक कर दिया हमने राइबोसोम 30S पे, ए साइड ब्लॉक कर दिया तो जो फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया के अंदर, रुक जाएगी। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाइड बोले तो टेट्रासाइक्लिन एक्ट ऑन 30H राइबोसोम ऑन ए साइट स्पेशली, क्लियर। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अब बात करें भाई इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की। देखो सबसे बड़ी चीज एक टेट्रासाइक्लिन के पास है चिलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन है चिलेटिंग प्रॉपर्टी विद कैल्शियम एंड आयरन आयंस, कैल्शियम एंड आयरन आयंस। क्या होता है, अगर हम टेट्रासाइक्लिन को कैल्शियम या फिर आयरन के साथ देते हैं तो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब देखो कैल्शियम सप्लीमेंट आपके हो सकते हैं, भाई बोन की दिक्कत है किसी को, कैल्शियम सप्लीमेंट चल रहे हैं, या फिर बहुत सारे आपके एंटासिड आते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम कंटेनिंग, या फिर आयरन सप्लीमेंट सिमेटेनिक्स हैं। तो इनके साथ हमें टेट्रासाइक्लिन्स को कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने लगते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में इनका वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा देखा गया है। कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा लीवर में मिलता है, स्प्लिन, बोन एंड टीथ, ठीक है। और जो एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल बनता है कैल्शियम के साथ बनता है। अब बॉडी में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पे है आपके, बोन में है, बोन में है और टीथ में है। तो क्या होता है कि जब टेट्रासाइक्लिन बहुत लंबे टाइम तक कोई यूज करता है तो इसमें एक लेयर बन जाती है। लाइक आपका टीथ है तो टीथ पे ऊपरी हिस्से में एक लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, लेयर एक फॉर्मेशन होने लगती है, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन है वो कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लगती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आती है अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारी टेट्रासाइक्लिन के, ठीक है। तो देखते हैं भाई एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके। तो जो पहला एडवर्स इफेक्ट है आपका ये है इरिटेटिव इफेक्ट। इरिटेटिव इफेक्ट का मतलब है कि नोजिया, वॉमिटिंग कर सकता है, डायरिया कर सकता है, पेट में आपका क्रैम्प्स कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं इरिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। दूसरा इसका है लीवर डैमेज। हाँ, लीवर के केस बहुत आते हैं। अगर कोई पेशेंट हम टेट्रासाइक्लिन बहुत ज़्यादा दिन तक चलाते हैं तो लीवर हेपेटिक थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है। किडनी डैमेज बहुत कॉमन है, इसमें एक आपका सिंड्रोम मिलता है फैनकोनी सिंड्रोम, बहुत ही पॉपुलर है। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन अगर हम जीपैट या फिर और जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, आपका जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, जो आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। आपको पता होगा जब जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है हमारे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है टेट्रासाइक्लिन के साथ, ठीक है। फोटोटॉक्सिटी मतलब सनलाइट से आपको दिक्कत होगी। टीथ में लेयर फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसके पहले मैंने आपको डिस्कस किया था। जो टीथ में इसका लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है आपको प्रेडिक्शन लग जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है वो कैल्शियम के साथ इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इस वजह से टीथ में लेयर फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद एंटी इनाबोलिक इफेक्ट। देखो एंटी इनाबोलिक इफेक्ट का मतलब होता है होस्ट सेल के प्रोटीन सेंसिस बनना बंद हो जाती है। होस्ट सेल में मतलब जो पर्सन ले रहा है उसके बॉडी में प्रोटीन का बनना बंद हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है बैक्टीरिया की प्रोटीन का बनना बंद होना चाहिए, लेकिन क्या होता है होस्ट में ये प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी इनाबोलिक इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट हमारा ब्रेन पे है इसका, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ICP, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। देखो क्या होता है, अगर ICP बढ़ जाता है आपके ब्रेन में, हेडेक, स्ट्रोक, हेमरेज जैसी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। माइग्रेन के केस में भी देखा गया है कि ICP का लेवल बढ़ने लगता है। वेस्टिबुलर टॉक्सिटी, ठीक है, कान की दिक्कत आ सकती है आपको, ओटोटॉक्सिटी हो सकता है, वर्टिगो, चक्कर आना, ऐसी कुछ दिक्कतें देखी गई हैं इसके साथ। सुपर इन्फेक्शन, आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे और बहुत ज़्यादा बीमारियां आपके ऊपर इन्फेक्शन आना चालू हो जाएंगे, इनको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। जो आपका सुपर इन्फेक्शन है मोस्टली सभी एंटीबायोटिक के साथ होता है, अगर हम एक दो को छोड़ दें, अदरवाइज सब एंटीबायोटिक हमारी क्या करती हैं, सुपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। जो पेनिसिलिन है आपकी वो थोड़ा सा सेफ है इस केस में। बात करें प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए में टेट्रासाइक्लिन के साथ, तो जो पहला प्रिकॉशंस है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी लैक्टेशन के केस में हमें टेट्रासाइक्लिन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है वो लिपिड सॉल्युबल है और आपका
बेबी तक पहुंच जाता है। देखो लिपिड सॉल्युबल है तभी तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ब्रेन में तभी तक पहुंच रही है ना वो। दूसरा हमारा डायूरेटिक्स, अगर हम टेट्रासाइक्लिन को डायूरेटिक्स के साथ देते हैं तो हमारे ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा रीनल एंड हिपैटिक केस, अगर पेशेंट को हिपैटिक और रीनल की दिक्कत पहले से है तो हमें बिल्कुल नहीं चलाना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट था वो क्या था, फेनकोनी सिंड्रोम हो रहा है, मतलब उसके जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसके अलावा लीवर भी डैमेज हो रहा है। तो इसकी पहले से ही टॉक्सिटी, इसकी रीनल एंड हिपैटिक डैमेज है, तो इसलिए आपको अगर रीनल और हिपैटिक का केस है तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसके अलावा कैल्शियम एंड टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स हैं या फिर कैल्शियम कंटेनिंग मेडिसिन है आपकी, टेट्रासाइक्लिन के साथ बिल्कुल नहीं देना है, जिससे इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, जिससे जो ड्रग है कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उसका एक्शन नहीं हो पाता है। कैल्शियम कुछ आपके सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, अगर बोन डेंसिटी कम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस का केस है, फिर और कोई रीजन है जिससे आप कैल्शियम चला रहे हो। इसके अलावा कुछ हमारे एंटासिड्स होते हैं जो कैल्शियम कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेंसिलिन को हमें टेट्रासाइक्लिन के साथ बिल्कुल नहीं देना। अगर हम पेंसिलिन को टेट्रासाइक्लिन के साथ देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और वो काम नहीं करता है। क्लियर। बात करें भाई यूज क्या है इसका, बहुत अच्छे यूज है टेट्रासाइक्लिन्स के, क्योंकि हमने बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सबसे अच्छा यूज देखा गया है वेनेरियल डिजीज, ये हमारी डिजीज होती है स्पेशली एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, लाइक आपका क्लाइमेडिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हम यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन को। इसके अलावा निमोनिया जो छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है निमोनिया के केस में। उसके बाद है ब्रूसलियोसिस, ब्रूसलियोसिस हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्प्रेड बाय एनिमल्स। उसके बाद है प्लेग, प्लेग हमारा किसके द्वारा, फ्लीज इंसेक्ट होते हैं। आज के लगभग 20 साल या 30 साल पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी प्लेग की, लेकिन अब बहुत हद तक क्योर है, तो उस केस में हम टेट्रासाइक्लिन चलाते हैं। यूटीआई के केस में भी हम टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं, स्पेशली डॉक्सीसाइक्लिन चलाते हैं 100 mg बीडी में, ठीक है। इसके अलावा एमेबियोसिस, एमेबियोसिस केस में भी हमारा टेट्रासाइक्लिन के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखे गए हैं। इसके अलावा एक्ने वल्गैरिस, जिन लोगों के फेस पे पिंपल आ जाते हैं उनको एक्ने वल्गैरिस बैक्टीरिया होती है, उस केस में हम डॉक्सी या फिर मिनोसाइक्लिन देते हैं, ठीक है, बीडी 100 mg। उसके बाद सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस केस में भी लंग्स प्रॉब्लम होती है, लंग्स रिलेटेड, तो इस केस में भी हम चलाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक सपोर्टेड ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हम क्योर तो नहीं कर पाते हैं इससे, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करता है। अगर कहीं ना कहीं अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है सीओपीडी के दौरान तो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।